नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट पार्ट में अपन ने सॉल्यूशन पार्ट 12 पढ़ा था। उसमें अपन ने वन हाफ गुणांक के बारे में और असामान्य अणुभार के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था असामान्य अणुभार का मतलब है अगर किसी का वास्तविक अणुभार, जैसे बताया था CH3COOH का, CH3COOH का वास्तविक अणुभार होता है 60, लेकिन अगर यदि इसका निकाले जाए तो बेंजीन के अंदर आता है 120। उसी तरह से NaCl का जो वास्तविक अणुभार है वो है 58.5, लेकिन जब अपन जल में निकालते हैं तो इसका आता है 29.25। तो ये क्या होता है, किसी का आधा आता है, किसी का 2 गुना, किसी का 3 गुना, किसी का 4 गुना, किसी का 1/3, किसी का 1/4 आता है। तो वही था असामान्य अणुभार। असामान्य अणुभार के लिए वान हाफ ने एक संबंध स्थापित किया था, उसे अपन बोलते हैं वान हाफ गुणांक, और इसे प्रदर्शित किया था स्मॉल आई से। अब बात करते हैं वियोजन की मात्रा, और वियोजन की मात्रा को दोस्तों अपन बात करते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि आज अपन इन दोनों में संबंध स्थापित करेंगे कि इन दोनों में संबंध होता क्या है। यहाँ दो प्रकार के अपन ने देखे थे असामान्य अणुभार, एक देखा था वियोजन की स्थिति में और एक देखा था संगुणन की स्थिति में। तो आयनन की जो मात्रा होगी दोस्तों वो दोनों ही स्थिति में होगी, वियोजन की स्थिति में भी होगी और संगुणन की स्थिति में होगी। देखें किस तरह से अपन निकालते हैं। तो पहला हेडिंग डालिए आप, आई तथा अल्फा में संबंध कब वियोजन की स्थिति में। वियोजन की स्थिति में आई तथा अल्फा में संबंध। देखिए, कोई विलेय पदार्थ है, कोई विलेय पदार्थ A है जो उत्पाद में बदल रहा है B, जिसका उत्पाद क्या होगा B। अब मैं यहाँ एक समीकरण लिखने वाला हूं, जब A की T=0 हो तो A की सांद्रता को मैं ले लेता हूं 1 मोल, यानी अभिक्रिया मैं ले लेता हूं 1 मोल से। जब टाइम 0 है तो A कितना होगा 0, क्योंकि उत्पाद तो क्या होगा 0। ये इसका उत्पाद है और ये इसका क्रियाकारक है। A क्रियाकारक है, B उत्पाद है, ये दोनों ही दिशाओं में चलती है। साम्य पर या T समय बाद, T समय के बाद, T समय के बाद में क्या हुआ, इसमें से कुछ अणु, जैसे कि आपने दोस्तों, जैसे कि ये पानी लिया, इस पानी में आपने नमक डाल दिया, तो नमक क्या होता है, डालते घुल जाता है क्या, नहीं ना। उस घुलने में 2 सेकंड लगता है, 5 सेकंड लगता है, 1 मिनट लगता है, इस तरह से टाइम तो लगता ही है। तो जैसे आप नमक डालते हो तो वो पूरा एकदम से नहीं घुलता है। सेम वही कंडीशन है, जब आपने शुद्ध जल लिया था तो इसमें केवल A लिया था, यहाँ अभिक्रिया नहीं हुई थी, नमक और जल में कोई अभिक्रिया नहीं हुई थी। जैसे आपने नमक को घोलना स्टार्ट किया तो अभिक्रिया क्या होगी, प्रारंभ, यानी घुलना क्या हुआ स्टार्ट। तो T समय के बाद में कुछ नमक क्या होगा, घुल जाएगा। जैसे आपने 1 चम्मच नमक डाला, हो सकता है आपने 10 सेकंड बाद उसे देखा तो आधा चम्मच ही रह गया, रहता है कि नहीं रहता। तो सेम सिचुएशन वही है, T समय के बाद में मान लो इसका कुछ हिस्सा B में बदल गया, तो देखिए इसका कुछ हिस्सा बदल गया। जैसे कि आपने इसमें 50 ग्राम लिया, 50 ग्राम में से 10 ग्राम ही घुल गया, तो 10 ग्राम तो कम होगा ना, यह ज्यादा होगा, बोलो फटाफट से, कम होगा ना। तो मान लेते हैं इसका आयनन की मात्रा, यानी जो वियोजन की मात्रा हो गई है वो अल्फा है। अभी मैंने क्या बताया, आयनन की मात्रा को अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। तो माना कि इसका अल्फा हिस्सा, चाहे अल्फा 10 ग्राम हो सकता है, 20 ग्राम हो सकता है, 50 ग्राम हो सकता है, परसेंटेज में लिखे तो 10%, 20%, कुछ भी हो सकता है। तो माना कि इसका अल्फा भाग टूट गया। अब देखिए, वियोजन का मतलब क्या हो गया, टूटना। वियोजन का मतलब क्या होगा, टूटना। तो देखिए, इसका अल्फा भाग टूटा तो इसका अल्फा भाग बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो जितना भाग टूटेगा उतना ही तो उत्पाद में घुलेगा। यानी इसमें 50 ग्राम डाला आपने, 50 ग्राम नमक को घोला और इसमें 10 ग्राम घुल गया, तो इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम ही तो नमक के कारण से खारा पानी आएगा।
ठीक है ना। अब देखिए ये अल्फा भागों में प्रोडक्ट में बन गया। अब वियोजन है, वियोजन का मतलब एक अणु 2 में भी टूट सकता है, एक 3 में भी टूट सकता है, एक 4 में भी टूट सकता है। जैसे कि मैं बोलूं NaCl, ये क्या बनाएगा, Na प्लस बनाता है और Cl माइनस बनाता है, यानी 2 आयनों में टूटा। इसी तरह से मैं बोलूं कि MgCl2 कितने अणु में टूटेगा, आयनों में टूटेगा, तो Mg+2 और Cl माइनस 2 इसमें टूटेगा। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं कि AlCl3 ये कितने अणु आयनों में टूटेगा, तो Al+3 इस तरह से टूटेगा कि नहीं टूटेगा। यानी कि ये 4 आयन देंगे, ये 3 आयन देंगे, यानी आयनों की संख्या फिक्स नहीं है। तो अभी मैंने क्या बताया, अपन लेंगे ओवरऑल विलय के लिए। अगर यदि मैं NaCl के ले लूं तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, MgCl2 से ले लूं तो दोस्तों ये 3 से गुणा होगा, AlCl3 से ले लूं तो ये कितने से गुणा होगा, 3 से, क्योंकि ये 4 आयनों में टूट रहा है। तो इसलिए मैं इसके क्या गुणा कर दूं, N से, यानी N आयनों में टूट रहा है। एक अणु क्या है, N आयनों में टूट रहा है। ये बात आ रही समझ में। इसका एक अणु टूटता है तो इसके N अणु बनते हैं, इसका अल्फा अणु टूटेगा तो इसके N अल्फा अणु बनेंगे। आ रही बात समझ में। अब देखिए अपन बात करते हैं कुल मोल, यानी टी समय बाद इसके ए के तो रह गए 1 माइनस अल्फा और बी के क्या बन गए N अल्फा। तो कुल मोल हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, ये तो कुल मोल हो गया। सैद्धांतिक मोल, आपने सैद्धांतिक रूप से कितने मोल दिया, जीरो समय पे 1 मोल लिया था, तो सैद्धांतिक रूप से आपने कितने मोल डाले, उसमें 1 मोल डाला। आ रही बात समझ में। अब बात करते हैं, देखिए I क्या होता है, I होता है प्रेक्षित डिवाइड बाय क्या होता है, सैद्धांतिक। ये याद रखना। तो प्रेक्षित मोल कितना है ये, और सैद्धांतिक मोल कितना है ये। तो प्रेक्षित लिख दीजिए फटाफट से, प्रेक्षित है 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। सैद्धांतिक कितना है, सैद्धांतिक 1। अब 1 का भाग इसमें दो तो 1 ही आएगा, यानी जितना है उतना ही रहेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, I हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं दोस्तों, जो 1 है इस 1 को उधर भेज दूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, I माइनस 1। ये I प्लस में, 1 अभी प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। N अल्फा प्लस में है तो ये हो जाएगा N अल्फा, और अल्फा माइनस में है तो ये हो जाएगा अल्फा। यहां से मैं अल्फा को कॉमन ले लूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, I माइनस 1 बराबर हो जाएगा, अल्फा कॉमन आ जाएगा तो यहां बच जाएगा N और यहां बच जाएगा 1। यहाँ N बच जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ से अल्फा निकालो दोस्तों, तो अल्फा हो जाएगा, ये N माइनस 1 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा I माइनस 1 डिवाइड बाई N माइनस 1। ये है रिलेशन बिटवीन I एंड अल्फा। यहाँ अल्फा क्या है, अल्फा है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। I क्या है, I है आपका वांट हाफ गुणांक, और N क्या है, आयनों की संख्या, आयनों की संख्या। अगर यदि N का मान NaCl है तो N का मान 2 होगा, MgCl2 है तो N का मान 3 होगा, AlCl3 है तो N का मान 4 होगा, यानी ये आयनों की संख्या है। आ रही बात समझ, चलो अब अपन बात करते हैं इसी से संबंधित एक और स्थिति। ये था किसमें, वियोजन की स्थिति में। अब लेते हैं नेक्स्ट अपन संगुणन की स्थिति में। दूसरी स्थिति है संगुणन की स्थिति में। संगुणन
की स्थिति में आई तथा अल्फा में संबंध। वही अपन रिएक्शन लिखेंगे दोस्तों। माना कि ए कन्वर्ट हो रहा है पी में, पी ले लो, पी फॉर प्रोडक्ट और बी फॉर बॉय, कुछ भी आप ले सकते हैं। एक टी इजिकल टू ले लेता हूं 0 पे 1, तो इसकी मात्रा क्या होगी 0, जब अभी क्रिया स्टार्ट नहीं हुई। टी इजिकल टू ले लेते हैं टी टाइम पे, तो इसमें से 1 माइनस अल्फा, अल्फा भाग टूट के अलग हो गया, तो ये क्या बनेगा अल्फा। जब अल्फा टूटा था अल्फा। अब मैंने लिया दोस्तों संगुणन। संगुणन का मतलब क्या होता है जुड़ना। अब जुड़ने का मतलब दो अणु आपस में जुड़ेंगे तो 2 का भाग देंगे, 3 अणु आपस में जुड़ेगा तो 3 का भाग देंगे, 4 अणु आपस में जुड़ेगा तो 4 का भाग देंगे। लेकिन अगर n अणु जुड़ता है, अपन को ओवरऑल लेना है, तो n का भाग देंगे। तो संगुणन की मात्रा कितना हो जाएगा अल्फा डिवाइड बाय n। तो देखो प्रेक्षित मोल, प्रेक्षित मोल, तो प्रेक्षित मोल तो कुल मोल हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। सैद्धांतिक रूप से कितना होगा, सैद्धांतिक रूप से कितना होगा 1, हमेशा एक ही आएगा सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि अपन एक ही ले रहे हैं, एक मोल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए प्रेक्षित मोल को एक बार ओवरऑल कैलकुलेट कर लें, तो इसका एलसीएम लेकर के अपन दोस्तों सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या आ जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अपॉन अल्फा अपॉन एन। तो इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा एन। एन का भाग इसमें देंगे तो आ जाएगा एन, एन का भाग इसमें देंगे तो 1, तो इससे एन से गुणा कर देंगे तो एन अल्फा। एन का भाग एन में देंगे तो 1, और 1 को अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। तो ये इसके कुल मोल हो जाएंगे सैद्धांतिक रूप से। हाँ अब तो दिख गया ना। देखिए एक बार वापस से क्या क्या मैंने इसका एलसीएम लिया n, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं, 1 का भाग में दे दिया n से तो n बच जाएगा, n से गुणा हो जाएगा, n को 1 से गुणा करेंगे n। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 का भाग n में देंगे तो n को अल्फा से गुणा कर देंगे n अल्फा। इसका भाग इसमें देंगे तो आ जाएगा 1 बार, 1 को अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, n नहीं आएगा यहाँ पे। चलो अब देखिए ये तो है किसके प्रेक्षित मोल के, यानी कि ये प्रेक्षित मोल पहले ये था, अब ये, यानी दोनों में से मैं किसी एक को ले सकता हूं। अब देखिए आई में क्या संबंध होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है प्रेक्षित मोल डिवाइड बाय क्या होगा सैद्धांतिक मोल। अब देखिए प्रेक्षित मोल कितना है, तो प्रेक्षित मोल तो ये है, प्रेक्षित मोल है अपने पास n माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई n, और सैद्धांतिक रूप से कितना है 1, और 1 का भाग इसमें देंगे दोस्तों कुछ नहीं आने वाला, वो को वही संख्या रहेगी। तो देखिए इसका भाग इसमें दे देंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो देखिए क्या आ जाएगा i इजिकल टू हो जाएगा n माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई हो जाएगा n। ये n इधर गुणा में हो जाएगा तो अपना आंसर हो जाएगा आई एन बराबर n माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा। अब देखिए अल्फा अल्फा को पास में रख लो, n को इधर ले लो, ये n प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो आंसर हो जाएगा आई एन माइनस एन बराबर अल्फा प्लस में है n माइनस अल्फा माइनस में n माइनस एन अल्फा माइनस में। यहाँ से n कॉमन ले लो, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लो, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से तो बच जाएगा i और यहाँ से आ जाएगा n 1। यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एन। तो आ रही बात समझ में। यहाँ से फिर अल्फा निकाल लीजिए, तो अल्फा का आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने पास ये इधर और ये पूरा इधर हो जाएगा, तो n ब्रैकेट में 1 i माइनस 1 डिवाइड बाय हो जाएगा 1 माइनस एन। ये है अपने पास
संगुणन की स्थिति में संबंध। यहाँ वापस से बात करते हैं, अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा। एन क्या है, एन है आयनों की संख्या, आयनों की संख्या। आई क्या है, आई है आपका वानठाप गुणांक, और एक तो ऐसे कॉफिशिएंट होता है दोस्तों। अब इससे संबंधित मैं दो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, एक संगुणन की मात्रा से संबंधित और एक वियोजन की मात्रा से संबंधित। और ये जो दो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ये आपके पाठ्य पुस्तक के ही क्वेश्चन हैं, तो एक बार आप इसे याद रखें। हाँ तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है K4FeCN6 का 0.1 मोलर विलयन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 46% आयनित होता है। ये आयनन की मात्रा अल्फा की मात्रा दे दी है। आ रही बात समझ में। विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं परासरण दाब का फॉर्मूला। आर का मान दे दिया अपने को। परासरण दाब का फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है पाई इज इक्वल टू CRT। अब इसमें वानठाप में संबंध के लिए मैंने क्या बताया था, आई से इसको गुणा करना। तो सबसे पहले अपने को देखो क्या क्या दे रखा है। अपने को दे रखा है C4 सांद्रता इसकी दे रखी है, R की वैल्यू दे रखा है, T की वैल्यू अपने को दे रखा है, I अपने को चाहिए लेकिन I अपने को नहीं दे रखा, अपने को दे रखा अल्फा। दे क्या रखा, अल्फा। आ रही बात समझ में। अब इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो देखिए ये देखो क्या है, K4FeCN6 से आयनित हो रहा है। आयनित वर्ड जहां कहीं पे भी आ जाए दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन में आयनित वर्ड आ जाए, इसका मतलब हो रहा है वो वियोजन। आयनन का मतलब ही होता है वियोजन। तो यहां मैं वियोजन की स्थिति वाला जो संबंध लिखता हूं वो है I बराबर होता है, सॉरी अल्फा बराबर होता है I-1 डिवाइड बाय होता है N-1। ये है, हम जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, I-1 और N-1। ये है आपका इसका संबंध। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे I क्या है, अल्फा क्या है, N क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं N क्या है और अल्फा। तो देखिए अल्फा का मतलब अपने को दे रखा है 46%। 46% का मतलब क्या होता है, 100वां हिस्सा। तो अल्फा का मान हो जाएगा कितना दोस्तों, 46/100। अब n क्या है, तो n के लिए बात करते हैं। n के लिए आता है 5। n क्यों आएगा 5, तो देखिए K4FeCN6 है, तो ये मान लिख देते हैं K4FeCN6। ये ब्रेकडाउन होगा, जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो उतनी संख्या लिखी जाती है और ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी उसे 1 माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा 4K प्लस हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में FeCN-4। तो ये 4 और 1 5, इसलिए n का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 5। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहां से मैं क्या कर लेता हूं, यहां से जब मैं n की वैल्यू रखूंगा और अल्फा की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास I आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए अल्फा कितना है, तो अल्फा है आपका 46/100 बराबर में I-1 डिवाइड बाई N-1। n कितना है 5, तो 5 - 1। आ रही बात समझ। 5 में से 1 गया 4, 4 को इधर गुणा कर दो, 4 को क्या कर दो, इधर गुणा कर दो। चलो देखिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, I-1 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 46/100। 4 गुणे 46/100। अब देखिए अब क्या है, ये जो 1 है माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, प्लस में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको उधर ला करके मैं क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 4 गुणे 46/100। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे
तो आई का मान आ जाएगा दोस्तों 2.84। ठीक है ना, आई का मान कितना आ जाएगा 2.84। अब देखिए आई का मान अपने को आ चुका है। अपने फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई इज इक्वल टू क्या है, सी आर टी। बस आपको कुछ नहीं करना है, इनको सॉल्यूशन करना है। जैसे ही कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी है तो पाई का मान निकाल लीजिए। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, आई कितना है 2.84, 2.84। सी कितना है, तो सी दे रखा आपको 0.1, तो अपना आंसर हो जाएगा, लिख देंगे 0.1। आर कितना है, तो आर है अपने पास है इंटू 0.0821। और टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है, अब ये कि देखो क्या दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, लेकिन अपने को हर बार किस में लेना है, ये सी कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में, लेकिन अपने को किस में लेना है हमेशा, केल्विन में। अब केल्विन में लेना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बोलो फटाफट से, 273 ऐड कर दूंगा, तो आंसर हो जाएगा मेरे पास 300। 273 को ऐड करेंगे तो जैसे अपन 273 ऐड करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 300। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और कैंसिल होते ही ये 1 आ जाएगा बाहर, और 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसको इस वाले पॉइंट को हटा दें, चलो इसको लिख देते, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 2.84 गुणे 0.821, 0.821। बस आप सिंपल गुणा कर लीजिए। सिंपल क्या करना है दोस्तों, हाँ इंटू 3 बच जाएगा, ये आपका इंटू 3। जब आप इन सबको गुणा करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 6.98 ATM। मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी दोस्तों, ATM क्यों लेना है, जब आपको यहाँ 2 दिख जाए, 821 दिख जाए तो ATM लेना है, और 831 दिख जाए, 831 दिख रहा जाए तो आपको बार काम में लेना है। ये थी अपने पास संगुणन की स्थिति। ठीक है, हाँ अगर यदि आपको गुणा करने में प्रॉब्लम है तो देखिए दोस्तों, कुछ गुणा वगैरह बड़ी नहीं है। अगर यदि आप गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, ये आ जाएगा आंसर। अब देखिए इसको 2.84 से गुणा करना है तो गुणा कर दीजिए, 2.84, 4 से गुणा कर दीजिए पहले, 4 तिया 12, 3 6 चौक 24, 24 एक 25, 4 चौक 16 और 2 18, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 चौक 4 दूनी 8 और 1 9, 8 तिया 24 के 4, 8 चिंग 48 और 2 50, 5 हासिल, 8 चौक 32, 32 और 5 37, 8 दूनी 16, 16 और 3 19। गुणा कर दो फटाफट से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4 1 4 का 4। हाँ तो बस जोड़ दो, 3 3 4 5 9, 8 6 14, 9 9 18, 18 1 19, 9 9 18, 18 1 19, 5 और 1 6, 6.99, 6.98, तो 6.99 कर दीजिए। बस ये आंसर हो जाएगा। ये तो किताब का आंसर लिखा था 6.98। गुणा बिल्कुल दोस्तों, गुणा करने का पार्ट आपका रहता है हमेशा, चाहे किसी भी एग्जाम में चले जाइए, गुणा आप ही को करना है, और जितनी जोड़ बाकी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदा है। चलो ये दूसरा क्वेश्चन आया है, 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। अब देखिए जो कम है उसको लेना है WB, जो ज़्यादा है उसको लेना है WA। हिमांक में अवनयन, हिमांक में अवनयन यानी डेल्टा TF आ गया अपने पास। ठीक है, बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा यानी अल्फा की मात्रा निकाल लीजिए, और ये KF आपको दे रखा है। ठीक है ना, अब देखिए जब ये सारी चीजें अपने को दे रखी है तो अपने को चाहिए क्या, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या चाहिए, तो अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो अपन सबसे पहले दोस्तों यहाँ अपन बात कर रहे हैं अपने को दे क्या क्या रखा है। तो सबसे पहले एक सूत्र लिख रहा हूँ कि जो डेल्टा TF होता है वो किसके बराबर होता है।
तो डेल्टा टी एफ जो होता है दोस्तों वो होता है अपने पास के एफ अपॉन के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी इंटू होता है 1000। ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में अपने को दे क्या क्या रख रखा है, तो दे रखा है डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए, के एफ दे रखा है और टी एफ दे रखा है। तो एम बी निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, तो बस एम बी का फॉर्मूला लिखा दीजिए। एम बी इज इक्वल टू के एफ डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ इंटू हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। बस जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक बार इसकी सबसे पहले अपन वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए के एफ कितना है 5.1, डेल्टा टी एफ कितना है 0.317, डब्ल्यू बी कितना है, तो डब्ल्यू बी था 0.3। ये देखो 0.3 है कि नहीं है, जो कम होता है उसे डब्ल्यू बी लेना है। डिवाइड बाय डब्ल्यू ए कितना है 20, और अगर यदि ये ग्रामों में हो तो 1000 से गुणा करते हैं, इसलिए आ जाएगा 1000। ठीक है, इन सबको जब सॉल्व करते हैं तो एम बी का मान आ जाता है दोस्तों 241। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 241। अब देखिए ये तो है जो अणुभार है वो प्रेक्षित आया। प्रेक्षित क्यों आया दोस्तों, क्योंकि अपन ने इस जो डेटा दे रखा उसी से अपन ने निकाला। अब अपन बात करते हैं बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। बेंजोइक अम्ल होता है दोस्तों C6H5COOH, इसे बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। इसका अणुभार निकालो तो यहाँ 6 कार्बन है, तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 6 कार्बन का 12 72 हो जाएगा। 5 हाइड्रोजन का 5 जोड़ दो, एक कार्बन का 12 वापस जोड़ दो, 2 ऑक्सीजन का, एक का 16 होता है तो 2 का 32 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन है तो इन सबको जोड़ दो। तो 72 और 5 77, 77 और 12 89, 89 और 32 121 और 1 122। इसका अणुभार होता है 122। अब देखिए सैद्धांतिक रूप से इसका अणुभार आया 132, लेकिन वास्तविक रूप से प्रेक्षित आया 241। सैद्धांतिक रूप से 122, वास्तविक रूप से 241। तो आएगा क्या इसका आंसर, संगुणन हो रहा है। तो संगुणन के लिए अपन फॉर्मूला लिख दीजिए। संगुणन के लिए अल्फा इज इक्वल टू होता है Ni-1 डिवाइड बाय I-1 डिवाइड बाय 1 माइनस n, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां n का मान n का मान एसिड के लिए सदैव 2 होता है। कोई सा भी एसिड हो उस एसिड के लिए n का मान सदैव कितना होगा दोस्तों 2 होगा। अब देखिए I का मान निकालने के लिए I इज इक्वल टू क्या होता है, तो I इज इक्वल टू होता है प्रेक्षित डिवाइड बाय सैद्धांतिक। प्रेक्षित डिवाइड बाय सैद्धांतिक, प्रेक्षित तो है 241, सॉरी अणुभार में थोड़ा गलत दूसरा बताया था मैंने। अणुभार के लिए I का संबंध बताया था, I इज इक्वल टू होता है सैद्धांतिक डिवाइड बाय प्रेक्षित। अणुभार के लिए मैंने आपको पहले दूसरा बताया था। तो सैद्धांतिक है अपने पास 122 और प्रेक्षित है 241। 122 का डबल होता है 244। अगर नीचे 244 होता है तो डायरेक्टली अपन लिखते हैं 0.5, लेकिन ये 0.5 नहीं आएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 0.506। ये I का मान आ गया। अब देखिए अपने पास N का मान आ चुका है। किसी भी एसिड हो, बेस हो, कोई सा भी एसिड हो उसके लिए 2 होता है, लेकिन वो ध्यान रखना है कि वह सिंगल प्रोटोनिक हो, एकल प्रोटोनिक हो, द्विप प्रोटोनिक नहीं हो। जैसे H2SO4 है, इसके लिए 3 आता है,
किसी भी प्रकार का जो कार्बनिक अम्ल हो, एकल क्षारकीय अम्ल होता है, उसके लिए n का मान 2 होता है। और बेंजोइक अम्ल का अभी मैंने बताया था, ये बेंजोइक अम्ल है तो ये एक H+ आयन देगा, इसलिए n का मान 2 होगा। एक H+ आयन के लिए और एक इस पूरे आयन के लिए, तो इसका मान 2 होगा। अब देखिए अपने पास I का मान आ गया, n का मान आ गया, बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एक बार मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। अल्फा = होता है n का मान 2, I का मान है 0.506 -1 डिवाइड बाय है 1 - 2। अब देखिए इसमें से इसको निकालेंगे, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या निकालेंगे, तो ये पॉइंटों में ही आंसर आएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 गुणे, इसमें से इसको निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों अपने पास 0.494, ये इसका आंसर हो जाएगा। माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। और ये बड़ी संख्या माइनस में है तो ये गुणा भी रहेगा, ये पार्ट भी आएगा माइनस में। एक में से 2 माइनस करेंगे यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, देखो पहले भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को निकाला था तो माइनस में आया, ये भी छोटी में से बड़ी निकालेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, -1 आएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं तो अपना आंसर हो जाएगा अल्फा बराबर, ये गुणा में होगा, जैसे इसको मैं गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9 पॉइंट में रहेगा। और ये माइनस में ही है अभी, डिवाइड बाय माइनस का क्या रहेगा, 1 रहेगा। माइनस की भाग अगर किसी भी संख्या में देते हैं तो माइनस का ही आता है दोस्तों। तो ये इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा अपना आंसर अल्फा = 0.98 डिवाइड बाय 1। हरी बात समझ में। अब इसको 100 से गुणा कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा, 98/100, 98/100। अब देखिए 100वां हिस्सा का मतलब ही क्या है कि अल्फा जो है, ये जो अल्फा जो है वो 98% आयनित होगी, यानी जो संगुणन की मात्रा है वह 98% हो रही है। आरी बात समझ में। तो ये था दोस्तों आयनन और संगुणन की मात्रा पर आधारित 2 क्वेश्चन। अब जो अगला पार्ट आएगा दोस्तों, इसमें अपन पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न को हल करेंगे और उसके बाद में अपन फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।